परछाई एपिसोड 166। अब आगे। सुबह के 5 बज रहे थे। युवराज की नींद खुल जाती है। आंखें खोलते ही युवराज की नज़र पिलो की दूसरी तरफ सोई सुहानी पर जाती है। युवराज देखता है कि सुहानी गहरी नींद में सो रही थी और उसके चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे। युवराज अपना हाथ बढ़ाकर सुहानी के चेहरे से उसके बाल हटाकर उसे देखने लगता है। नींद में भी सुहानी के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। इसके बाद युवराज की नज़र सुहानी के हाथ पर जाती है, जिस पर युवराज ने हथकड़ी लगा दिया था। हथकड़ी की वजह से सुहानी के हाथ पर लाल निशान पड़ गए थे। ये देखकर युवराज को बहुत तकलीफ हो रही थी। युवराज अपने और सुहानी के हाथ से वो हथकड़ी निकाल देता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी सुहानी। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी जिद को कैसे हैंडल करूँ। तुम जानबूझकर बार बार अपनी जान खतरे में डाल रही हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं इतने साल तुमसे दूर था, लेकिन अब लगता है जैसे तुम्हें खुद से दूर करके मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब जो भी हो, मैं तुम्हें उस खतरे की तरफ नहीं बढ़ने दूंगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। युवराज ये सोच ही रहा था, तभी सुहानी की बॉडी में हलचल होने लगती है। ये देखते ही युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर में सुहानी की नींद खुल जाती है और वो उठकर रूम की लाइट्स ऑन कर देती है। लाइट्स ऑन करते ही सुहानी की नज़र युवराज के चेहरे पर जाती है। सुहानी युवराज को देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, देखो, मेरी नींद हराम करके कितने आराम से सो रहे हैं। इनको मुझसे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन मैं कब से बस ये पूछ रही हूँ कि इन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, और ये नहीं बता रहे। अब तो मुझे लगने लगा है कि इनका पहले से किसी के साथ चक्कर रहा होगा। जब पता चला कि मैं मृदुला को मार सकती हूँ, तो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। और जब इनका काम हो गया होगा, तो मुझे छोड़कर पहली वाली के पास चले गए होंगे। युवराज अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, अच्छा। सुहानी अपने फ्लो में आगे कहती है, और क्या, मुझे तो इनके लक्षण पहले ही समझ जाने चाहिए थे, वो सानिया बजाज। ये कहते हुए सुहानी अचानक से चुप हो जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज ने अब तक अपनी आंखें खोल ली थी और वो एकटक सुहानी को ही देख रहा था। सुहानी अपनी आंखें छोटी करके युवराज से कहती है, आपने फिर से मेरे मन की बात सुन ली। युवराज उठकर बैठ जाता है और सुहानी से कहता है, ये बातें तुम अपने मन में नहीं, जोर शोर से अपने मुंह से कह रही थी। ये सुनते ही सुहानी के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसे लग रहा था कि ये सारी बातें वो अपने मन में कह रही थी। युवराज सुहानी को घूरते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? सुहानी एक फेक स्माइल के साथ कहती है, हो भी सकता है, आपका क्या भरोसा। मुझे अपने प्यार में फंसा कर किसी और के पास चले गए होंगे। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज को गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़कर कहता है, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि पहले तुमने मुझे प्रपोज किया था और हमारी शादी खुद मेरे लिए ही सरप्राइज थी। ये कहते ही युवराज खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जो उसने अभी अभी कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था। युवराज फौरन सुहानी से अपनी नज़रें फेर लेता है। सुहानी बिना किसी भाव के युवराज को ही देख रही थी। सुहानी युवराज से कहती है, इसका मतलब आपको सब कुछ याद है और आपने मेरे साथ जानबूझकर ऐसा किया। युवराज सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी गुस्से से युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज सर, काश सच में किसी ने आप पर वशीकरण ही किया होता, तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती। ये कहकर सुहानी उठकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुहानी निशा और विवेक के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। तभी उन्हें पीछे से युवराज की आवाज़ सुनाई देती है, स्टॉप। युवराज की आवाज़ सुनकर वो तीनों वहीं रुक जाते हैं और तुरंत पीछे मुड़ते हैं। युवराज सुहानी को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ चलोगी। इसके बाद वो निशा और विवेक को देखकर कहता है, और तुम दोनों के साथ हर वक्त बॉडीगार्ड्स रहेंगे। युवराज की बात सुनकर सुहानी, निशा और विवेक एक साथ लगभग चीखते हुए कहते हैं, लेकिन क्यों? युवराज सीरियस होकर कहता है, क्योंकि तुम सबको सुसाइड करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मैं नहीं चाहता था कि तुम सब फिर से किसी मुसीबत में पड़ो और मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम लोगों को ढूंढता रहूं। युवराज की बात सुनकर वो तीनों खामोश रहते हैं। वो युवराज से कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज वो तीनों उसकी और समायरा की वजह से ही जिंदा थे। युवराज अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं।
युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी निशा और विवेक से कहती है, आज की सारी मीटिंग्स ऑनलाइन कर देना। निशा और विवेक हाँ में अपना सर हिला देते हैं और सुहानी वहां से चली जाती है। शाम हो चुकी थी। सुहानी युवराज के ऑफिस में बैठे अपना काम कर रही थी। युवराज ने अपने ऑफिस में सुहानी के काम करने का सारा अरेंजमेंट पहले से करा लिया था। काम करते हुए सुहानी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो कैसे युवराज से बचकर यहाँ से निकल जाए। कुछ सोचकर सुहानी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और वहां से बाहर जाने लगती है। ये देखकर युवराज कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? सुहानी युवराज की तरफ पलटकर कहती है, मैं वो। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। सुहानी सरकास्टिक वे में कहती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तो चलिए साथ में चलते हैं। सुहानी की बात सुनकर युवराज थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और वो सुहानी से नजरें हटाकर ऑफिस का फोन उठाकर कहता है, नताशा को अंदर भेजो। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अब नताशा कौन है? सुहानी ये सोच ही रही होती है, तभी कोई युवराज के ऑफिस डोर पर कोई नॉक करता है। युवराज कहता है, कम इन। सुहानी भी क्यूरियस होकर दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। बाहर से 6 फीट लंबी एक लड़की अंदर आती है। उसके अंदर आते ही युवराज सुहानी की तरफ इशारा करके उससे कहता है, इसके साथ जाओ और ध्यान रहे कि ये भाग ना पाए। सुहानी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, युवराज सर, दिस इज टू मच। आप वॉशरूम में भी मेरे पीछे गौर लगा रहे हैं। युवराज कहता है, तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। और हाँ, इसके सामने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत करना। जो तुमने 3 सालों में सीखा है, उससे कहीं ज्यादा ये पिछले 20 सालों से करती आ रही है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी नताशा को ऊपर से नीचे देखती है और उसे देखती रह जाती है। नताशा किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रही थी। नताशा सुहानी को देखकर कहती है, मैम चलें। नताशा को देखकर सुहानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस अपना सर हिला देती है और युवराज को कोसते हुए वहां से चली जाती है। युवराज को भी सुहानी के साथ ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि सुहानी उसके बस एक गलती का इंतजार कर रही थी, जिससे वो वहां से भाग जाए। सुहानी और नताशा वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं। सुहानी एक नज़र वॉशरूम को देखती है, वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो फौरन नताशा की तरफ देखती है। नताशा को देखकर सुहानी अपने मन में कहती है, अब इसे कैसे टैकल करूं? ये सोचते ही सुहानी एक कदम आगे बढ़ती है और अपने पैर मुड़ने का नाटक करते हुए कहती है, आउच। सुहानी अपना पैर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। ये देखकर नताशा भी नीचे झुककर कहती है, मैम, व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? सुहानी दर्द से कराहते हुए कहती है, नो, आई एम नॉट ओके। मुझे लगता है कि मेरे पैर में मोच आ गई। ये सुनकर नताशा भी नीचे बैठ जाती है और सुहानी का पैर अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैम, आप ये बताएं कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है? सुहानी देखती है कि नताशा का ध्यान उसके पैर पर था। ये देखकर सुहानी फौरन अपने राइट हैंड की 2 उंगलियां एक स्पेसिफिक तरीके से नताशा के गले पर रखकर मूव कर देती है। सुहानी के ऐसा करते ही नताशा वहीं बेहोश हो जाती है। नताशा के बेहोश होते ही सुहानी उछलकर खड़ी हो जाती है और एक स्माइल के साथ कहती है, लगता है युवराज सर अभी भी मुझे 3 साल पुरानी सुहानी समझते हैं। इसके बाद सुहानी जमीन पर बेहोश पड़ी नताशा को देखते हुए कहती है, 20 साल की प्रैक्टिस। युवराज सर ने बागी नहीं देखा होगा, टाइगर श्रॉफ ने कहा था, गधे और घोड़े में फर्क होता है। ये कहकर सुहानी वॉशरूम की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद सुहानी सिंघनिया मेंशन के ठीक सामने खड़ी थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए आसपास अंधेरा होने लगा था। सुहानी अपने पॉकेट से एक छोटा सा टॉर्च बाहर निकालकर सिंघनिया मेंशन के अंदर चली जाती है। सिंघनिया मेंशन पहले के जैसे अभी भी किसी खंडहर की तरह ही दिख रहा था। सुहानी बंगले के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। उस बंगले का बड़ा सा दरवाजा बंद था। सुहानी थोड़ा डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दरवाज़ा पीछे की तरफ धकेल देती है। सुहानी के ऐसा करने पर वो दरवाज़ा एक डरावनी आवाज़ के साथ खुल जाता है। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही डर से सुहानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज उसे निशा और विवेक की बहुत याद आ रही थी। आज पहली बार वो उन दोनों के बिना किसी काम के लिए गई थी। सुहानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस बंगले के अंदर जाने लगती है। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। सुहानी के हाथ में रखा तो टॉर्च साइज में तो छोटा था, लेकिन उससे बंगले के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो रही थी। कुछ ही पल में सुहानी बंगले के लिविंग एरिया तक आ जाती है।
वो टॉर्च की रोशनी से अपने बंगले के अंदर को बड़े गौर से देख रही थी। कई सालों से बंद होने की वजह से वहां हर जगह धूल और मकड़ी का जाल फैला हुआ था। सुहानी अंदर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वो अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तभी सुहानी को वो डायरी याद आती है जिसे उसकी मम्मी ने उसे दिया था। ये सोचते हुए सुहानी खुद से कहती है, मम्मी ने जब वो डायरी मुझे दिया था तब मैं किसी रूम में थी। इसका मतलब मुझे उस वक्त के अपने बेडरूम को ढूंढना होगा। ये कहते ही सुहानी एक एक करके ग्राउंड फ्लोर के सभी रूम्स को चेक करने का डिसीजन लेती है। सुहानी बंगले के एक सिरे के कमरे से शुरू करती है। उस कमरे के अंदर जाकर सुहानी वहां की दीवारों को बड़े गौर से देखने लगती है। वो कमरा पूरी तरह से खाली था और उसकी दीवारों पर भी कोई तस्वीर नहीं लगी थी। ये देखकर सुहानी खुद से कहती है, मैंने सपने में जो रूम देखा था उसकी दीवार पर मेरे बचपन की एक बड़ी सी तस्वीर थी। इसका मतलब ये मेरा रूम नहीं है। सुहानी उस रूम से बाहर आ जाती है। इसी तरह सुहानी बाकी के 2 कमरों को भी चेक करती है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद सुहानी अगले कमरे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि उस कमरे के बाहर एक लाल धागा लगा हुआ था। उस धागे को देखकर सुहानी कहती है, ये धागा कैसा है? क्या मुझे इस कमरे के अंदर जाना चाहिए? सुहानी कमरे के बाहर उस धागे को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कुछ सोचने के बाद सुहानी आगे कहती है, नहीं, वैसे ही यहाँ बहुत खतरा है, मुझे और कोई गड़बड़ नहीं करना। अगर पूरे घर में कुछ नहीं मिला तो मैं लास्ट में इस रूम को चेक करूंगी। ये कहकर जैसे ही सुहानी आगे बढ़ती है, उसका हाथ थोड़ा पीछे चला जाता है। सुहानी की घड़ी उस धागे में फंस जाती है और वो धागा सुहानी के साथ आगे चला जाता है। सुहानी काफी जल्दी में और डरी हुई थी, इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं होता। इसके बाद सुहानी फिर से एक कमरे के अंदर जाती है। अंदर जाकर जैसे ही वो टॉर्च सामने फोकस करती है, उसे दीवार पर उसके बचपन की एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है जिसे उसने सपने में देखा था। उस तस्वीर को देखते ही सुहानी कुछ देर के लिए वहीं फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना इस हद तक सच हो सकता था। इसके बाद वो टॉर्च से पूरे कमरे को देखने लगती है। उस जगह को देखकर सुहानी को कुछ याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे वो जगह काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। ये सब देखकर सुहानी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि जो मौका आज उसके हाथ लगा है वो उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और उस डायरी को ढूंढने लगती है जिसे अवंतिका ने उसे कई साल पहले दिया था। कुछ ही देर में सुहानी वो पूरा कमरा छान लेती है, लेकिन उसे वो डायरी कहीं दिखाई नहीं देती। वो इरिटेट होकर उस कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है, उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। सुहानी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो फौरन बेड की तरफ बढ़ जाती है। सुहानी बेड के सिरहाने के पास जाती है और वहां मैट्रेस को उठाकर उसके नीचे देखती है। मैट्रेस के नीचे वही डायरी रखी थी। उस डायरी को देखकर हैरानी से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला कि वो डायरी वहीं पर है। सुहानी फौरन वो डायरी अपने हाथ में ले लेती है और टॉर्च की रोशनी से उसे देखने लगती है। फाइनली सुहानी को अब वो मिल गया था जिसके लिए वो इतना खतरा उठाकर सिंघनिया मेंशन आई थी। सुहानी क्यूरियस होकर उस डायरी को ओपन करती है। डायरी के फर्स्ट पेज में महेश, अवंतिका और सुहानी की एक फैमिली फोटो थी। उस तस्वीर को देखते ही सुहानी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है। सुहानी ने आज पहली बार अपनी कोई फैमिली फोटो देखी थी। सुहानी उस फोटो को देख ही रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है और वो ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने लगती है। वो किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज थी। वो आवाज सुनकर सुहानी के मन का डर जिसे उसने अब तक कंट्रोल करके रखा था, वो बढ़ने लगता है। वो आवाज सुहानी के ठीक सामने से आ रही थी। सुहानी टॉर्च सामने फोकस करके वहां देखने लगती है। सामने कुछ भी नहीं था, बस एक दीवार थी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगती है। सुहानी उस दीवार को गौर से देखते हुए कहती है, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन डर के मारे सुहानी से आगे कुछ कह पाती। तभी वो देखती है कि उस दीवार से किसी का पैर बाहर आने लगता है। सामने का सीन देखकर डर से सुहानी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो इस वक्त जोर से चीखना तो चाह रही थी, लेकिन उससे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सुहानी के पैर उसी जगह पर जम गए थे। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में उस दीवार से दूसरा पैर बाहर आ जाता है और अगले ही पल सर के साथ वो चीज बाहर आ जाती है जिसे सुहानी ने सपने में देखा था।
वो चीज सुहानी से कुछ ही दूर खड़ी थी और सुहानी डर से कांपते हुए उसे ही देख रही थी। अगले ही पल वो चीज हवा की स्पीड से सुहानी की तरफ बढ़ जाती है। ऐसा होते ही सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढक लेती है। सुहानी अब बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ देर तक सुहानी बिल्कुल उसी तरह से खड़ी रहती है और फिर अपने चेहरे से अपना हाथ हटाकर धीरे धीरे आंखें खोलती है। सुहानी के आंखें खोलने के तुरंत बाद उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। अब सुहानी जोर से चीखते हुए पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ते ही वो देखती है कि वहां एक लड़का खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। सुहानी डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखते हुए कहती है, कका कौन? हाँ होता तुम। आगे की स्टोरी जानने के लिए कल का इंतजार कीजिए।